नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हिंदी दिवस पर। ये विशेष कार्यक्रम है। हिंदी की अगर बात करें तो हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से निकली हुई है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी दिवस कहीं न कहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व के प्रत्येक जगह पे अगर हम देखें तो भारतीयों का निवास है ही, और हमारे पुराने जो वंशज हैं वो जहाँ जाके विस्थापित हुए वहाँ उन्होंने हिंदी को कायम रखा। हिंदी दिवस को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राज्य भाषा होगी, यानी कि सभी कार्य हिंदी में किए जाएंगे। इससे महत्वपूर्ण निर्णय को प्रतिपादित किया जाएगा और हिंदी का हर क्षेत्र में प्रचार और प्रसार भी किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा होने को लेकर पूरी व्याख्यान दी गई है, और वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी की अगर बात करें तो पूरे विश्व में प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और हिंदी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अलग अलग रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। आज विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी के स्थान की अगर बात करें तो चौथे स्थान पे है। संस्कृत के बाद हिंदी विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी गई है। हिंदी भाषा भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी बोली जाती है, जैसे फीजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम और टोबैको एवं संयुक्त अरब अमीरात में भी लगभग बोला जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो 115 शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अमेरिका में भी कुछ इसी तरह से पढ़ाया जाता है। अगर जर्मनी की बात करें तो वहां भी हिंदी पढ़ाई जाती है, तकरीबन 15 से 20 संस्थानों में। हमारे पड़ोसी मुल्क अगर चीन की बात करें तो हिंदी वहां भी पढ़ाई जाती है। राज्य भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने को लेकर के हिंदी अपनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ रही है। हिंदी की गाथा व्यथा और इस संघर्ष भरी यात्रा पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक राम बहादुर राय जी हैं, जो कि अभी इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में हिंदी दिवस पर। हिंदी दिवस की बधाई भी। हिंदी को लेकर के हम बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 77%, 77% लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा माने जाने को लेकर के हमेशा एक विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदी के पूरे इतिहास को अगर देखें तो हिंदी अपने आप को तटस्थ खड़ी हुई मानी जाती है, खूबसूरत मनमोहक भाषा है, लेकिन एक्सेप्टेंस में कहीं ना कहीं वहां पे एक मतभेद सा नजर आता है। मतभेद इसको नहीं कहेंगे, कहेंगे कि उस समय जो संविधान सभा का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे तो वो भूलभुल थे हिंदी को लेकर के। और 14 सितंबर 1949 को जो फैसला हुआ वो मुंशी यानी के.एम. मुंशी और अयंगार के फार्मूले से फैसला हुआ। लेकिन हिंदी के विद्वानों ने ये माना है, और उसमें सेठ गोविंद दास भी हैं, रामविलास शर्मा भी हैं, जिनका कहना है कि संविधान सभा में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता उसी समय तो दक्षिण से विरोध का कोई सवाल नहीं था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है वो इस पक्ष में नहीं थे, और इसकी एक लंबी कहानी है। स्वयं कांग्रेस के अंदर अगस्त महीने में एक जो कांग्रेस के संविधान सभा में सदस्य थे उनके बीच में भी विवाद था। एक तरफ हिंदी के लोग थे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी के थे, तो हिंदी और हिंदुस्तानी का भी एक विवाद था। लेकिन भारत विभाजन के बाद जनमत भी और कांग्रेस के नेतृत्व में भी, कांग्रेस के सदस्यों में भी एक राय सी बन गई थी कि हिंदुस्तानी नहीं,
हमको संस्कृत से निकली हुई जो हिंदी है, एक तरफ हिंदी के लोग थे, दूसरी आधुनिक हिंदी जो है उसे हिंदी और हिंदुस्तानी का भी एक विवाद राष्ट्रभाषा बनाना, लेकिन भारत विभाजन, लेकिन इस पर बाकायदे कांग्रेस जनमत भी और कांग्रेस के नेतृत्व में भी कांग्रेस के सदस्यों और हिंदी जीती। एक तो इस तरह से एक विवाद समाप्त हुआ हिंदुस्तानी और ये 4 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में आधुनिक हिंदी का ड्राफ्ट रखा गया और तो उस समय सेठ गोविंद दास ने, लेकर ने, लेकिन इस बाल कृष्ण शर्मा, नवीन कांग्रेस के इन लोगों ने ये सवाल उठाया कि नेतृत्व में हम अपना संविधान बना रहे हैं और वो संविधान अभी अंग्रेजी में बन रहा है, लेकिन वो हिंदी में कब बनेगा। तो राजेंद्र बाबू ने उसके बारे में व्यवस्था दी। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के और 14 सितंबर 1949 तक हिंदी और हिंदी का सवाल संविधान सभा में चर्चित सवाल रहा और उस पर अंततः 12-13-14 को केवल हिंदी के सवाल पर संविधान सभा में बड़ी बहस हुई और अंततः मुंशी और अयंगार के फार्मूले से जो है वो ये निर्णय हुआ कि हिंदी राजभाषा होगी और अगले 15 सालों तक अंग्रेजी जो है वो राजकाज की भाषा के रूप में रहेगी और हिंदी का इस दौरान विकास किया जाएगा। हिंदी अपने आप में विकसित भाषा संविधान सभा से 100 साल पहले से थी। ये तो एक मानसिक अड़चन थी। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी को ये राष्ट्रभाषा बनने में अड़चन थी दरअसल प्रधानमंत्री के स्तर पर और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो अड़चन दूर हो गई है और आपने भी देखा होगा कि 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति ने भारत सरकार के पुराने भ्रम को, पुरानी भूलों को दूर किया है और हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में ज्ञान, विज्ञान और संवाद की भाषा किस लिए है? भाषा ज्ञान के लिए भी है, भाषा संवाद के लिए भी है और भाषा अभिव्यक्ति के लिए भी है। तो अब वह नई शिक्षा नीति में आया है और इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस बार जो हिंदी दिवस मनाएंगे पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तो लोग ये इस उम्मीद से मनाएंगे कि जल्दी ही हिंदी राष्ट्रभाषा के स्थान पर विराजमान हो जाएगी। जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सवाल है या कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर का सवाल है, सी राजगोपालाचारी का सवाल है, इन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए ये बात शुरू से ही कही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1918-19 में ये बात कही और हम लोगों को ये याद भी रखना चाहिए कि जब हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1918 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम ये किया कि अपने बेटे देवदास को उन्होंने दक्षिण में हिंदी के प्रचार के लिए भेजा और सी राजगोपालाचारी के घर पर देवदास रह करके और उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में, उस समय ये राज्य नहीं थे, उस समय रियासतें थी और अलग अलग राज्य थे, लेकिन जो आज 4 राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में देवदास गांधी पहले व्यक्ति हैं हिंदी के दूत के रूप में और उसी से फिर जो हिंदी प्रचार सभा बनी वो आज एक बड़ी संस्था के तौर पर काम भी कर रही है। उसी तरह से 1936 में या 38 में महात्मा गांधी जब दूसरी बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने इंदौर के सम्मेलन में, तो उन्होंने उत्तर महाराष्ट्र में, गुजरात में और फिर बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में हिंदी के प्रचार के लिए काम किया। तो स्वाधीनता संग्राम के प्रारंभिक दिनों में ही, यानी 1920 से लेकर के 1947 के बीच में
सारे देश में हिंदी संपर्क की भाषा, संवाद की भाषा और लेखन की भाषा, स्वाधीनता संग्राम की भाषा के रूप में उसको मान्यता मिल गई थी। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमागी अड़चन के कारण, मानसिक अड़चन के कारण उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला और इस वजह से संविधान सभा के ही फैसलों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं, क्योंकि संविधान सभा में वो व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था को बदलने की बात चल रही है। उसी तरह से अभी केंद्र के राजकाज की भाषा भी अंग्रेजी है, लेकिन खुशी की बात है और हिंदी भाषियों के लिए और भारतीय भाषाओं के प्रेमी सज्जनों के लिए, नागरिकों के लिए यह एक बड़ा संदेश है कि ये गृह मंत्री अमित शाह दस्तखत अपना हिंदी में करते हैं, फाइलें हिंदी में चले, इसकी वो उन्होंने आदेश दे रखा है। और इस तरह से जहां प्रधानमंत्री हिंदी के को और भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में उसको विकसित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी को वो स्थापित कर रहे हैं, वहीं भारत के गृह मंत्री भी अब भारत के अंदर राज्यों के बीच में भी हिंदी में बातचीत हो, हिंदी में फाइलें चलें, हिंदी में निर्णय हो और उसी तरह से उन राज्यों की अपनी जो भाषाएं हैं वो भी विकसित हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अब 2020 के बाद का जो दौर शुरू हुआ है, वह कहना चाहिए कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन का दौर है और उसी में हिंदी का स्थान है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो संविधान में हिंदी के स्थान को लेकर के जो कमेटी थी, उसमें दक्षिण भारत के लोग भी थे, लेकिन आज, और इसका सबसे पहले जो सहमति हुई थी वो बंगाल की तरफ से ही हुई थी, लेकिन आज ये दोनों जो क्षेत्र हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, वो सबसे ज्यादा विरोधी हैं। क्या ये राजनीतिक एक स्टंट को माना जाए, राजनीतिक एक प्रतिक्रिया मानी जाए, या उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू जो हिंदी को कहीं ना कहीं कमतर आंक रहे थे, वो उनसे उनकी मानसिक विवेचना थी, या वो अंग्रेजों के उस प्रोपेगेंडा को इस देश में आगे भी वो वहन कर रहे थे? मैं ये कहूँगा कि जब 15 साल बीता तो लोगों ने उस समय की पार्लियामेंट को, उस समय की सरकार को और संयोग से उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनको याद दिलाया कि अब संविधान सभा में जो निर्णय हुआ था कि अंग्रेजी 15 साल तक चलेगी, उसको बाद उसको विदा कर देना चाहिए। तो ये मांग उठी और इस मांग को लेकर के उत्तर भारत में आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को हिंदी आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसी की प्रतिक्रिया में दक्षिण में द्रमुक नेतृत्व कर रहा था और द्रमुक ने प्रतिक्रिया में एक आंदोलन शुरू किया। अब जो प्रतिक्रिया थी उसमें वो काफ़ी छीड़ हो गई है। और जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि दक्षिण के जो सिनेमा कलाकार हैं, वे अब अपनी फिल्मों को हिंदी में और हिंदी भाषियों के बीच में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से दक्षिण में अब कोई जाए और हिंदी में बोले तो उसको संवाद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जो आपने पूछा उसमें एक तो राजनीतिक मुद्दा ये बना हुआ है और इसको भावनात्मक बनाने की कोशिश होती है। दूसरा उसका जो पहलू है वो है अभी नई पीढ़ी के बीच में ये एक तरह से धारणा बनी हुई है कि अंग्रेजी अगर हमको ठीक आती है तो हमको रोजगार जल्दी मिल जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि और सब बातों में पॉपुलैरिटी के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं।
तो उन्होंने अभी एक नया निर्णय किया है कि दिल्ली में इस तरह के वो सेंटर विकसित करने जा रहे हैं जिसमें लड़के धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकें। अभी ये गुलामी की जो मानसिकता है जब मुख्यमंत्री जैसे लोगों के बीच में आएगी और ये आत्मविश्वासहीनता का भी परिचायक है, तो ये जो धारणा बनी हुई है, इस धारणा को तोड़ने के लिए एक सतत प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिंदी का विरोध जो था वह राजनीतिक था, संसदीय राजनीति के कुछ तकाजे होते हैं उसके कारण था, परंतु अब दक्षिण में भी और बंगाल में भी हिंदी के लिए अनुकूलता है। यही बात नई पीढ़ी को समझाने की भी ज़रूरत है कि हिंदी का बंगला से विरोध नहीं है, हिंदी का तमिल से विरोध नहीं है, ये तो दोनों परस्परता है दोनों में। और कुल मिलाकर के भारतीय भाषाओं के भविष्य का प्रश्न है। अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है और ये भ्रम भी अब धीरे धीरे लोगों के बीच में से जा रहा है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। जिन लोगों ने रिसर्च किया है और यूरोप के देशों में जाकर के और भाषाई अध्ययन किया है, उन कई मित्रों ने, मेरे मित्रों ने आकर के मुझे बताया कि यूरोप के कई देशों में, ज़्यादातर देशों में उनकी अपनी भाषा के लिए आंदोलन चल रहा है और अंग्रेजी का विरोध हो रहा है। तो अंग्रेजी एक साम्राज्य की भाषा थी, साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है और अब वो ब्रिटेन तक सीमित रहेगी। लेकिन और फिर जो है यूएन ने जो एक रेजोल्यूशन किया मातृभाषा दिवस मनाने का, उसके बाद तो फिर मातृभाषाओं के लिए रास्ता विश्व के स्तर पर खुलता है। तो ये बात अगर लोगों तक जाती है तो मुझे लगता है कि भारत में भी नई पीढ़ी भाषा सीखने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन अपनी भाषा हिंदी है, अपनी भाषा मातृभाषा है, ये गर्व का विषय भी होना चाहिए, गौरव का विषय भी होना चाहिए। और हमको याद करना चाहिए कि ये बात कोई हम 2022 में हैं, लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो ये वाक्य है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूर, ये वाक्य हिंदी में आधुनिकता का भी बोध कराता है। और बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट से लेकर छायावाद और छायावादी हिंदी साहित्य का बोध भाषाई चेतना से संपन्न स्वतंत्रता और आधुनिकता का बोध है। और मैं ये भी कहूँगा कि भाषाई चेतना यानी हिंदी भाषा की जो चेतना है वो आत्ममुग्धता की चेतना नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आत्मावलोकन के भाव से प्रेरित रही है। और यही भाव हिंदी का संबल है, हिंदी की ताकत है। और हमें इस अवसर पर यह भी याद रखना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो बलिया का भाषण है वह इस बात का प्रमाण है। और ये 1884 की बात है, कार्तिक पूर्णिमा थी। भारतेंदु ने उस ददरी के मेले में, ददरी नामक गांव में जो मेला लगा था, उस मेले में उन्होंने वो भाषण दिया और कहा कि उस भाषण का शीर्षक ही यही था। 1884 में जिस भाषण का शीर्षक था भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, 2022 में भी हमारे लिए वो एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है वो भाषण, जिसमें और जिसका शीर्षक था भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। आज भी यह प्रश्न जब हम इस पर विचार करेंगे तो हमको समझ में आएगा
कि भारत की उन्नति का रास्ता जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय बताया था वही आज भी प्रासंगिक है। और ये उस रामविलास शर्मा जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, क्रिस्टोफर किंग ने, फ्रांसिस्का आर्सिनी ने इस भाषण के बहाने से भारत की भाषाई और सांस्कृतिक समझ को लेकर बहुत लिखा है। उसे मुझे लगता है कि प्रेरणा के पाठ के से जुड़े हुए लोगों को वो पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि भारतेंदु ने जो भाषण किया उसकी एक और विशेषता है। विशेषता ये है कि उस समय जो बलिया का कलेक्टर था, D.T. रॉबर्ट्स उसका नाम था। D.T. रॉबर्ट्स उस आयोजन में अध्यक्षता कर रहे थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अंग्रेज कलेक्टर के सामने बोल रहे हैं और उन्होंने जो कहा उसको मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, छोटा सा एक अंश। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, यानी जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। और ये जो मैं कहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने का भाषण है, वह हरिश्चंद्र का भाषण ये आज भी प्रासंगिक है। दूसरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है, वो 1992 का है। भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था, हैदराबाद में था, और उद्घाटन सत्र में उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक, उस समय वो सरसंघचालक नहीं थे, लेकिन उस समय वो सह सर कार्यवाह के पद पर थे, केसी सुदर्शन जी। उनका पूरा नाम है कोपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन। तो सुदर्शन जी ने भाषाई संप्रेषण पर एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप कहें कि राधा ने कृष्ण की बांसुरी चुराए लियो जी, जो व्यक्ति राधा को जानता है, कृष्ण को जानता है, वृंदावन को जानता है, मथुरा को जानता है, ब्रज को जानता है, वो समझेगा कि यह हंसी ठिठोली का मामला है, इश्क का मामला है, लाड़ और प्यार का मामला है। बांसुरी मिल जाएगी, पर इसे यदि अंग्रेजी में किसी फिरंगी से कहें तो कहना पड़ेगा कि राधा है स्टोलन द फ्लूट ऑफ कृष्ण। तो भाषा का ये फर्क है। और ये सुदर्शन जी भी दक्षिण भारत के होते हुए भी, परंतु उन्होंने हिंदी के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए जो काम किया वो उससे मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सब लोगों को सीखना चाहिए। और मैंने शुरू में ही कहा कि 2020 में जो शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति से हमको बड़ी उम्मीदें हैं। एक सवाल करना चाहूंगी आपसे यहाँ पे सर कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के बहुत सारी बातें करी गई हैं। किसी भी चीज के प्रचार प्रसार के लिए अगर एक माध्यम जो सबसे मजबूत माना जाता है वो होता है पत्रकार और उसकी पत्रकारिता। लेकिन अगर हम भारत के हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारी मंत्रालय होती हैं, हमारी सरकारें हैं, थी भी और आज भी उतना भी बहुत जगहों पे तो हिंदी में प्रेस रिलीज आने शुरू हो गए हैं, हिंदी में भी लोग अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये उपेक्षित रहा। हिंदी पत्रकार को, हिंदी पत्रकारिता को बड़ा ही हीन भाव से देखा जाता था। प्रेस रिलीज उनको हमेशा अंग्रेजी से हिंदी में
ट्रांसलेट करके उसके बाद उनको अपनी स्टोरीज बनानी पड़ती थी। ऐसे में एक पत्रकार के नाते आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, ये प्रसार प्रचार ऑफ हिंदी को तो वहां पे कहीं ना कहीं हानि पहुंचा ही रहा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इसको कहीं खबरों को लेकर के और सही खबरों को भेजने को लेकर के एक अवलंब जो है उपस्थित की जा रही थी, एक बनाई जा रही थी, और उसको कमतर आंका जा रहा था बहुत लंबे समय तक। अभी जाके थोड़ी बहुत हिंदी पत्रकारिता को कुछ स्थान जो है वो एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया है, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। लेकिन हिंदी पत्रकार मतलब कि अरे ठीक है यार, हम कर लेंगे ये, मैं हमने प्रेस रिलीज शुरू कर दी। इसी तरह से उनको ट्रीट भी किया जाता था, मतलब उनको ऐसे ही उनको मंत्रालय में चाहे बाकी जगहों पे देखा भी जाता था, और उनकी खबरों को भी इसी तरह से कमतर आंका जाता था। आपका जो प्रश्न है उसमें एक इतिहास छिपा हुआ है, और उस इतिहास पर जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो उसके 3 हिस्से बनते हैं। 1947 जब आया, यानी देश आज़ाद हुआ, तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में एक भाषाई जागरण भी हुआ। हिंदी पट्टी की ही अगर बात करें तो 1947 में आज के जो राज्य हैं, जो 1956 में बने हैं ज़्यादातर, उन राज्यों में जो आज बड़े अखबार हैं वे 1947 में शुरू हुए। अब उन बड़े अखबारों को शुरू करने का प्रयोजन क्या था हिंदी में, चाहे वो दैनिक जागरण हो, नई दुनिया हो, राजस्थान पत्रिका हो, पंजाब केसरी हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान तो थोड़ा पहले से था। ये जो बड़े अखबार भी जगह जगह थे, और उसी तरह से आज स्वाधीनता संग्राम का अखबार था। लेकिन ये जो नए अखबार निकले, उन अखबारों की प्रेरणा थी कि अब हम भारत के पुनर्निर्माण के में सहयोगी बनना चाहते हैं, और ये यात्रा चलती रही। और हिंदी और अंग्रेजी का संघर्ष भी चलता रहा। लेकिन 1989 या 1989 और 1990 तक, यानी 1990 तक, ये जो 1990 का जो समय है वह भाषाई पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का बहुत स्वर्णिम समय है। और पत्रकारिता की कसौटी 2 बातों से होती है। नंबर 1 कि जनमत बनाने में उसकी भूमिका क्या है, क्या उस जनमत से सरकार प्रभावित होती है, क्या उस जनमत से चुनाव प्रभावित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो गठबंधन 1989 में जीता, उस जीत के पीछे भाषाई पत्रकारिता का बड़ा योगदान था, और उसके कारण से यह एक गर्व का भाव भी पैदा हुआ कि अब हमने अंग्रेजी को पछाड़ दिया है। लेकिन दुर्योग ऐसा हुआ कि 1991 में जब पीवी नरसिंह राव आए और अर्थव्यवस्था में कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण प्रकट हो गए थे, परंतु उन्होंने अर्थव्यवस्था को कैंसर की दवा दे दी और उदारीकरण की घोषणा कर दी। उस उदारीकरण से भाषाई प्रगति जो चल रही थी, हिंदी की, हिंदी पत्रकारिता की, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का जो परचम लहरा रहा था, वो रुक गया। और वह लड़ाई 1991 से लेकर के 2020 तक, उसमें अंग्रेजी की फिर से, जो 1947 से पहले अंग्रेजी का वर्चस्व था, वैसा अंग्रेजी का वर्चस्व 1991 से 2020 के बीच में हम देख रहे हैं। और इसीलिए नौजवान भी और स्कूल वगैरह भी, जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं, वो सब क्यों शुरू हुए?
और अंग्रेजी में क्यों पढ़ाई शुरू हो गई? क्योंकि लोगों को ये लगा कि अंग्रेजी में अवसर है। अब उस क्रम को धीरे-धीरे, माने ये पूरा इतिहास है। तो मैं ये कहूँगा कि एक एक फेज था जो गुजर गया है, और जो फेज, जिस फेज में हम हैं, उसमें अब फिर से हिंदी पत्रकारिता की, भाषाई पत्रकारिता का स्थान और महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसके लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब नवभारत टाइम्स में था, तो एक दिन मैंने राजेंद्र माथुर, यानी हमारे जो संपादक थे, मैंने उनको कहा कि माथुर साहब, नवभारत टाइम्स कितना छपता है? तो उन्होंने कहा करीब 3 लाख छपता है। मैंने कहा कि क्या आप ये नहीं सोचते कि नवभारत टाइम्स को 15-20 लाख छपना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सही कह रहे हैं, और हम मल्टी एडिशन की बात सोच रहे हैं। अब ये बात है 1987 के आसपास की। 86 से 91 तक मैं नवभारत टाइम्स में था। माथुर साहब जब चले गए तो मैंने उसको छोड़ भी दिया। तो माथुर साहब 87-88 में नवभारत टाइम्स को 15 लाख 20 लाख सर्कुलेशन का अखबार बनाने का सपना देखते थे। आज एबीसी की रिपोर्ट क्या है, मैंने ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन की रिपोर्ट क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो रीडर्स सिर्फ सर्वे है, उसकी अगर रिपोर्ट रिलायबल है, तो दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, ये करोड़ों में बिक रहे हैं। और प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी कहती है कि देश भर में करोड़ों में बिकने वाले जो 18-20 अखबार हैं, उसमें 2 ही 3 अंग्रेजी के हैं, बाकी तो सब भाषाई अखबार हैं। हैदराबाद से जो इनाडू ग्रुप निकलता है, वो किसी भी अंग्रेजी अखबार को पछाड़ देने में समर्थ है। तो कुल 3-4 अखबार हैं अंग्रेजी में। हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये अखबार हैं। लेकिन इसी के सामने अगर हिंदी अखबारों को देखें, तो आज हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है, पंजाब केसरी है, जनसत्ता भी है, उसको हालांकि सर्कुलेशन में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इन अखबारों का एक प्रभाव है, और ये अखबार भी हिंदी की जो यशोगाथा है, उसके वाहक है। एक अंतिम सवाल के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। कहते हैं कि अगर देश शरीर होता है तो उसकी मातृभाषा, उसकी राष्ट्रभाषा, उसकी आत्मा होती है। भारत की अगर बात करें तो विश्व पटल पे ये भी कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उसकी जो मदर लैंग्वेज है, उसकी जो नेशनल लैंग्वेज है, वो उसकी दूसरे देशों में आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। भारत जब भी दूसरे देश में जाता है, आज भी अंग्रेजी की बोलचाल की भाषा में वो अपनी बातों को रखता है। हालांकि अगर हम रूस की बात करें, चीन की बात करें और बाकी देशों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रभाषा को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपनी मातृभाषा को का वहाँ पे इस्तेमाल करें। वो कब, कौन सा समय आएगा, वो दौर कौन सा आएगा जब हमारा देश अपनी आत्मा के साथ विदेशों में भ्रमण करेगा? वह दौर जल्दी आएगा, और इसलिए जल्दी आएगा क्योंकि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि भाषा जब बढ़ती है, फैलती है, उसका प्रभाव होता है, तो उसके पीछे देश की जो अर्थव्यवस्था है, समाज है, वह भी उसका संबल होता है, एक तरह से आधार स्तंभ होता है। एक गरीब मुल्क, एक दबा हुआ मुल्क अपनी भाषा को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं 2014 से कि एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है।
यही, और वो बात भी हिंदी में करते हैं, ज़्यादातर हिंदी में करते हैं। इससे प्रेरित होकर के दुनिया भर में, दुनिया के 45 से 50 देशों में भारतवासी हैं जो वहाँ की भाषा भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, अपनी मातृभाषा भी बोलते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने ये 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, और ये घोषित उसने किया 1999 में। तो तब से मातृभाषा के प्रति एक आग्रह विश्व स्तर पर बढ़ा है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो मातृभाषा है वही वास्तव में ये ऐसी ताकत देता है जिससे कि लोग आत्मविश्वास से भर करके और अपना काम करते हैं। न केवल करते हैं बल्कि उनको ये ऊर्जा भी मिलती है कि हाँ, हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो समझा जाएगा, सुना जाएगा। ये जो दूसरी भाषाओं का सहारा लेते हैं वे हीन ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं, और जब देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता है तो वो हीन ग्रंथि टूटती है। जैसे मान लीजिए हमारे जो राजदूत हैं दुनिया भर में, वे अगर ये निर्णय कर लें कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे, यानी भारत की भाषा में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, उनके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसलेटर रहे। वे भी अगर अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेज की तरह रहने की कोशिश करते हैं, तो उसका संदेश नई पीढ़ी में उल्टा जाता है। आज वो धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, और ये इस मायने में सब लोगों ने, जैसे के नटवर सिंह राजदूत भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, और के नटवर सिंह का कॉलम मैं पढ़ता हूँ संडे गार्जियन में, वो हर रविवार को लिखते हैं। के नटवर सिंह ने माना है कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और उससे पहले सुषमा स्वराज थी, उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, और इतना सक्रिय विदेश मंत्री स्वयं नटवर सिंह मानते हैं कि दूसरा पहले नहीं हुआ है। अब ये जो हमारे विदेश मंत्री की सक्रियता है वो अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस के विदेश मंत्रियों की सक्रियता से कई गुना ज़्यादा है। और क्यों है ये ज़्यादा? क्योंकि हमारी सरकार के किसी भी बात को अब दुनिया में ध्यान से सुना जा रहा है, और कोई ऐसा मौका नहीं आता है जिस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित नहीं रहते हैं। चाहे वो फ्रांस में कोई घटना हो रही हो तो फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करते हैं, यूक्रेन और रूस में अगर युद्ध हो रहा है तो दोनों देशों से बात करते हैं, अमेरिका में अगर कोवैक्सीन, अमेरिका में कोविड के लिए या कोरोना की महामारी होती है तो वो ट्रंप से भी बात की उन्होंने, बिडेन से और जो बाइडेन से भी बात की। ये इस बात का लक्षण है कि ये जो बातचीत होती है वो हिंदी में होती है, और इसलिए मैं कहूँगा कि ये अवसर है जब अब भारतवासी, चाहे वो हिंदी भाषी हो या तमिल भाषी हो, उसमें एक आत्मानुभूति का क्षण आया है। वो अब अंदर झांकने लगा है और
जो अंदर कोई अगर झांकने लगे तो उसे जितना गहरा जाएगा उतना उसे अपनी आत्मा का दर्शन होता है, चेतना का दर्शन होता है। और फिर जब आत्मगौरव की चेतना किसी व्यक्ति में जगती है, फिर उससे समाज में जगती है, और जो नेतृत्व कर रहा है उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सारी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में इससे सहायता मिलती है, और यही हमारे लिए आशा की किरण भी है। इस चर्चा में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नई शिक्षा नीति से बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीद इस नई सरकार से भी है, जो पिछले 2014 से अगर बात करें तो हिंदी को कहीं ना कहीं इतनी वरीयता दी गई कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदी जो है मान्य है। हिंदी को एक आदर के नज़रों से देखा जाता है। देखते हैं कि कब हिंदी या इस देश की बात करें भारत अपनी मातृभाषा के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीर को धारण करते हुए विश्व पटल पर एक मजबूती के साथ खड़ा होते हुए अपनी मातृभाषा को वहाँ भी उसे वैसे ही लोगों के बीच लेकर जाएगा जैसे आज हर क्षेत्र में भारत जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।